9 साल हो गए आदमी को खत्म हो गए। बच्चे वगैरह नहीं है? नहीं, बच्चे नहीं है मेरे। बताओ कहाँ के रहने वाले, परिवार में कौन कौन? परिवार में सभी समझ लो, लड़के बहू और फिर यहाँ पे मजदूरी क्या काम करते हो? ये अपना लग गया तो और धंधा सब्जी भाजी बेचते रहे। तो फिर इधर क्या रह रहे? दादा का लड़का आया, हमको परेशान करते रहे लड़के बहू बहुत ज्यादा, घसीट घसीट के मारा वो भगा दिया। गई है मेरा भी कहाँ के रहने वाले बताए? बैंगलोर का हूँ। बैंगलोर। मूल बैंगलोर का है। बहुत अच्छी। ठीक है वो, लेकिन माँ के सामने कुछ नहीं है, वो एजुकेशन कुछ काम नहीं आता। रक्षा किया है, दादाजी हैं सब बराबर देखभाल कर। नो न्यूज़ ओनली व्यूज। दोस्तों, मानव सेवा एक बड़ा उपकार का काम है और सबसे बड़ी पूजा है। आप निराश्रितों की सेवा करें, लावारिसों का उपचार कराएं और उन्हें रहने की सुविधा दें। आज हम इस मोक्ष संस्था के आश्रय स्थल में आए हैं और हमारे साथ हैं आशीष ठाकुर जी। हम आपका स्वागत करते हैं नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर। आशीष भाई, बहुत कुछ देखा, लोगों को देखा, समझा। हम आपको एक जानकारी दे दें कि इस आश्रम में वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग तो हैं, पर उन्होंने उनको निकाल दिया है घर से। बहुत अस्वस्थ हैं, बीमार हैं। पारिवारिक संबंधों और रिश्तों को जिस तरीके से देखा जाए तो उन पर भी सवाल खड़े होना लाजमी है। इन बुजुर्गों की सेवा करना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके परिवार के कोई नहीं बचे और अस्वस्थ हैं, विकलांग हैं या पैरालाइज्ड हो चुके हैं। उनका भी उपचार यहाँ पर, उनका रख रखाव, उनकी व्यवस्थाएं मोक्ष संस्था करती है। आशीष भाई, आपने ये मोक्ष संस्था की शुरुआत कब से की? भाई साहब, आपको प्रणाम और आपको बहुत धन्यवाद। ये शुरुआत लगभग उस वक्त की है जब मैं युवावस्था में था। लगभग मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैं 12th क्लास में पढ़ा करता था। मेरे पिताजी एक सिपाही थे और मैं यहाँ पर प्राइवेट जॉब भी किया करता था कि पॉकेट भी चले। लगभग 12वीं की बात हो गई है और मैं फर्स्ट ईयर में साइंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ और मैं तब मेडिकल कॉलेज में एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था। तो पहली बार लगभग इस शुरुआत को 2001 में मैंने शुरू किया। और वो शुरुआत का किस्सा कुछ ऐसा था कि साइकिल से मैं यहाँ आ रहा था और रास्ते में पहले ये हमारे यहाँ मेडिकल एरिया में एक शक्ति होटल हुआ करता, तो चौड़े हो गए रास्ते इन 20-25 सालों में। तो वहाँ पर मैंने देखा था कि सुबह जब मैं 8 बजे आया यहाँ पर, मैं पार्ट टाइम जॉब था तो कभी इवनिंग कभी मॉर्निंग करता था, तो एक लकड़ी का ऐसा लगा कि जैसे कपड़े का कोई गट्ठा वगैरह है जो किनारे रोड साइड पड़ा है। सुबह मेरी नज़र पड़ी तो उसको कुछ कुत्ते खींच रहे थे। मैं चला गया, वहाँ लोग भी कुछ खड़े थे। मैंने, यार लोग देख रहे हैं, कपड़े खींच रहे हैं, कुत्ते, मतलब एक बाल अवस्था में जो दिमाग में हो सकता है, वहाँ से चला आया। दोपहर को 1:30-2 बजे जब मैं वहाँ से निकला अपनी जॉब कंप्लीट करके घर जा रहा था, मैंने फिर देखा कि वो जो मुझे वो एक गट्ठा नुमा कपड़ा लग रहा था, किसी कथरी या धूल में लिपटा हुआ कंबल जैसा। जब मैं उसको, मेरा फिर चेतना हुई तो मैंने देखा वो अब जिस जगह पे था उससे कुछ दूर और पड़ा हुआ था। तो जो भी भ्रांति हुआ मन में आया, एक जिज्ञासा हुई कि देखें ये क्या है। जब मैंने उसके पास में जाके देखा तो सुबह कुत्ते बहुत ज्यादा थे, लेकिन अब दोपहर में कुत्ते कम थे। जब मैं उसके और करीब गया तो मैंने देखा कि कुछ बोन्स निकली, मतलब जो बांस टाइप के हैं, मतलब धूल में लिपटे हुए बांस, जिनमें से पैर और वो हाथ थे। और मैंने उसको देखा तो वो सिर्फ एक मनुष्य का धड़ था, जिसको आकलन किया गया कि जब मैंने देखा कि अरे ये तो इंसान का शव है, ये इंसान की बॉडी है। और अच्छा, उस बॉडी को आप पहचान नहीं सकते थे, जैसे मैंने सुबह बताया कि धूल था, गर्मियों का समय था और इतनी धूल में वो पूरा गट्ठा लिपटा हुआ था कि लग रहा था कि यार ये कपड़े का गट्ठा है। जब नज़दीक देखा तो हड्डियां समझ में आई कि ये दोनों पैर की बोन्स हैं। मतलब एक ज़माना ऐसा था, आज से 20-25 साल पहले, कि लावारिस शवों को उनकी कोई यथा गति देने की कोई व्यवस्था नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, सिस्टम भी नहीं करना चाहता था। आज भी चीज़ें हैं बहुत सारी, लेकिन पहले से बेहतर है। मेरे मन में भाव आया कुछ करना चाहिए, तो मैं यहाँ से पोस्टमार्टम गया। यहाँ पर कुछ लोग जो पीएम करते थे, क्योंकि मैं उनको जानता था, तो उनको जाके मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात है और एक बॉडी पड़ी है और हम चाहते हैं कि उसको कुछ करना है। तो उन्होंने बहुत लाइटली लिया, क्योंकि वो तो रोज़ पीएम कर रहे थे। मेरी मुलाकात पहली थी, क्योंकि मैं क्षेत्रीय था तो मुझे वो जानते थे, वो मेडिकल कैंपस से भी जुड़ा हुआ था। तो एक खेमचंद करके हुआ करते थे और 2-3 लोग थे। तो उन्होंने मुझे बोला, अच्छा ठीक है तुम बैठो, अभी अपन 1:30 बजे 2-2:30 बजे चलेंगे लंच के बाद।
फिर गाहे बगाहे वो मेरे साथ आ गए, हम लोग आए तो बोले आप तुम चादर ले आओ, तो एक चादर मैं यहीं से ले गया और उस शव को उन लोगों ने लिया और गठरी बांध के ले गए। मतलब वो अवस्था थी कि जिसमें आज इतने सारे कानून और संविधान की बातें करते हैं लोग, पर वो अछूता नहीं है कि वो जीवित और मृत से किसी कोई वास्ता नहीं था। लेकिन वर्तमान में भी लगभग कुछ ऐसा है। फिर हम जब वहाँ पहुँचे तो पहला भय था हमको, शुरुआती दौर था, पहली बॉडी थी वो, तो उन लोगों ने हमारे मेडिकल कैंपस में ही जहाँ पीएम होता है उसके सामने लावारिस शवों को गड़ाया जाता था। अब जब मैं उस कैंपस में संस्कार करने गया तो लोगों ने किनारे गड्ढा खोद दी, कि वो पहली बार था, मैं पहली बार उस कैंपस में घुसा और मानव शरीर का इतना दुर्गंध जो जानवर से बदतर। जब मैंने देखा वहाँ 3-4 चैम्बर और थे, लोहे के चैम्बर बने थे, उसमें मेरी जानकारी में है कि लावारिस शवों को उन चैम्बरों में डाल दिया जाता था क्योंकि ये रिकवर होते थे। और उस टाइम में आज तो 25 साल बाद लोग प्रयास करते भी हैं, पर उस समय कोई नहीं करता था। वो बहुत ही पीड़ादायक था मेरे लिए। तो पहली बार उन्होंने कहा, मेरे पास कुछ 100-50 रुपए थे, तो उन्होंने कहा तुम अगरबत्ती और ये सब ले आओ। मेरी भावना थी तो उन्होंने गड्ढा करवाया और पहले शव को दफनवाया मुझसे, और मैंने चादर डाल के पैर पड़े और मैं चला आया। फिर ये सिलसिला जहाँ भी मुझे ऐसे मिलते, क्योंकि मेडिकल कैंपस में थे, आए दिन नवजात शिशुओं का नानों में मिलना, लोथड़ों का मिलना, यहाँ पर गरीबों की हालात की इंतहा की, यहाँ पे हर आदमी आज भी बहुत बेहतर व्यवस्था में नहीं है, पर यहाँ पे खाने की परेशानी, लोग दूर दूर से इलाज से आ रहे, किराए की परेशानी, ये देखते हुए शुरुआत हुई और मैं अपनी सेवाएं देता रहा। ये सिलसिला जारी रहा और ये करते करते फिर आए दिन कॉल्स आने लगी, कहीं कोई शव पड़ा रहता था, खबर आती थी, हम जाते थे, शव उठाते थे, ये सेवाएं करने लगे। 2014 तक हमने ये किया और फिर 2014 में हमको एक ओपन शेड मिला जहाँ हम बैठे हुए हैं इसके बगल में, और वहाँ पर मैं लोगों को सड़कों से ला के रखने लगा। मैं प्राइवेट जॉब करता था वही सब उस समय, तो प्राइवेट जॉब के साथ मैं सुबह आता था तो उनको देखता था, और शाम को जब मैं आता तो उनके लिए खाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आता था। तो उनको भोजन राशन जो मेरे से बनता था व्यवस्था करता था। ये सिलसिला चल पड़ा और लगातार जारी रहा और ये सेवाएं चलती रहीं और जारी हैं अभी वही सब। निश्चित है, एक बहुत मानव सेवा का काम है, उत्थान का काम है और बड़ा सेवा भावी काम। सवाल ये उठता है कि ये इतने सारे लोग, ये महिलाएं हैं, बहुत से मानसिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं जो आए हैं, इनको रखते हुए आपको इतने खर्च की भी व्यवस्था करना पड़ती होगी, इनका किस तरीके से आप कर पाते? मैं आपको बताऊं कि जैसे ये शुरुआत हुई तो मैंने आपसे बताया मैं प्राइवेट जॉब करता था। अभी विगत दिनों तक भी मैं प्राइवेट कंपनियों में काम करता था। उस टाइम पे भी मैं आइडिया में सिम कार्ड बेचता था, पोस्टपेड कनेक्शन कार्ड, और मुझे मेरी सैलरी करीब 3-4 हज़ार रुपये हुआ करती थी। वक्त बदला और मैं बड़ी बड़ी कंपनियों में कलेक्शन मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर के पदों पर रहा हूँ। तो ईश्वर ने, मतलब मेरी बहुत अच्छी शिक्षा भी नहीं थी, मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था, पर मुझे अच्छा खासा मेरे खर्च से अलग ईश्वर मुझे देता गया। मतलब वर्तमान की भी बात करूँ तो अभी मैं एक प्राइवेट कंपनी में हूँ, चोला फाइनेंस कंपनी में हूँ, और वहाँ पे मुझे ठीक ठाक सैलरी मिलता है। मतलब इसको कैटर्स में तो नहीं कहा जा सकता, जो एक IAS IPS को सैलरी मिलता होगा वो सैलरी मुझे मिलता है। अब ये बात और है कि मुझे कहाँ खर्च करना, ये मेरा आत्म अच्छा, है। इनका उपचार, जैसे अब मेडिकल अस्पताल से मेडिकल कॉलेज ने उनको बाहर कर दिया जी, अब वो उपचार कहाँ कराएं, उनका कोई देखने वाला नहीं है जी, इनको आप रखते हैं तो इनकी दवाइयाँ, इनको देखने के लिए डॉक्टरों की व्यवस्था करना, जी, ये सारी चीजें वो कैसे कर पाते? ये हो नहीं पाता है। इसमें एक चीज़ और मैं बता दूं कि इस मोक्ष में हमको कुछ अच्छे लोग भी मिले, जिसमें हमने महिला पुरुष के नाम से 25-50 लोगों को जोड़ रखा है। समय समय पर कोई राशन दे जाता है, जो उनके असंभव होता है तो वो सहयोग मिलता रहता है। तो ये कारोबार धीरे धीरे ये चलता है। बजट की बात करें तो ये भी मैं आपको संज्ञान में ला दूं कि अच्छा खासा हमारे ऊपर कर्ज होता है। आज अगर आप पेट्रोल पंप में जाएंगे तो उनको उधार मिलता है, पर हमारा वहाँ पे उधार है। आप शमशान घाट पे जाएंगे तो वहाँ हमारा उधार है, पर क्योंकि इतने वर्षों से उनको मिलता रहा है। आप तिलवारा घाट जाएँ, आप ग्वारी घाट, सॉरी हमारे यहाँ जो त्रिपुरी में शमशान घाट है वहाँ जाएँ तो आपको बल्क में लकड़ियाँ मिलेंगी, उसका पेमेंट हम करेंगे, देर सवेर करेंगे, वह मिल जाएगा। तो एक व्यवस्था चल रही। अब रही बात उपचार की बात, जैसे आपने ये देखा कि यहाँ पर जो भी पड़ा है मनुष्य, तो इसका कोई, मेरा एक सवाल है सिस्टम से, लोगों से, कि कभी तो ये किसी, अभी वर्तमान में भी सबका परिवार है, कभी ये सिस्टम में रहे होंगे, पर ये तो अप्रवासी भारतीय भी नहीं है क्योंकि इनके पास कोई आईडी नहीं है, इनकी खुद की कोई पहचान नहीं है, पर ये जीवित है। इस भारत में अप्रवासी भारतीय होकर भी अगर ये यहाँ पर जीवित है तो इनके ऊपर निश्चित रूप में अपराध लगना चाहिए, और अगर ये भारत के हिस्से हैं तो इनका उपचार और इनका इलाज होना चाहिए। बड़े व्यवस्थाएं, शासकीय सिस्टम लावारिस या अननोन मरीजों को कोई उपचार नहीं देता है। आपके सामने ये पत्र है, भेज देते हैं, वो सड़कों में पड़े रहेंगे।
इनके रहने के लिए वृद्धाश्रम में कोई स्थान नहीं है, अस्पतालों में अननोन पेशेंट के लिए कोई स्थान नहीं है, और अननोन लावारिस बॉडी हो चाहे जीवित, उसकी स्थान नहीं है। अब जब मैं इन लोगों के इन हालात में लाता हूँ, ऐसे 200 पत्र हैं जिसमें अननोन मरीज लिखा है, जो विक्टोरिया का भी है, मेडिकल का भी विक्टोरिया है, से भी भेजे मेडिकल गए, है, मेडिकल से भी भेजे गए जी। अब समस्या है कि इनका इलाज होना, तो मेरा ये मानना हमेशा रहा है कि जब मैं, आपको विदित है कि मैं लावारिस शवों के संस्कार हम लंबे समय से करते हैं, कोविड में ही हमने करीब 17-18 हजार लोगों के संस्कार किए, तो उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। लगभग हमको लगता है कि हम लाख लोगों के कांधे बन चुके होंगे इस कम उम्र में, और ईश्वर ने साथ दिया। अब हमारा ये मानना था कि ये शुरुआत में आपको 2 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि जब अंतिम संस्कार हमने किए थे लावारिस शवों को उठाने के, तो हमारे मन में ये था कि ये लावारिस आते कहाँ से। तो उस समय पे हमने लोगों को सड़कों से उठाना शुरू किया, उन लावारिस लोगों को ला के रखना शुरू किया। तो हुआ ये कि वो संख्याएं कम हुई लावारिस मौतों की, क्योंकि वही सड़क में, ठंड में, गर्मी में, बरसात में सर्वाइव नहीं कर पाते थे। पर एक छाया में पैर कटा है, मानसिक विकलांग है, आपके सामने 50 लोग हैं, आपने देखा भी, वो सर्वाइव कर रहे हैं, 6-6 महीने, 8-8 महीने सर्वाइव कर रहे हैं, वो जीवित हैं। तो जीवित होते हुए वो प्रताड़ित तो हैं, पर हमारा ये मानना था कि इंसान कम से कम छाया में मृत्यु हो, 2 वक्त का उसको भोजन मिले, सब लाए। अब जब इनकी इलाज की बात आती है तो इनको सिस्टम से कोई इलाज नहीं मिलता है। तो यहाँ पर मूलभूत व्यवस्था ये है कि जो हमसे बना या हमारे सहयोगियों से बना, तो सर्दी, बुखार, या जैसे आपने बाबूजी को देखा कि उनका पैर कटा हुआ है, अस्पताल ने बाहर कर दिया, तो उनकी ड्रेसिंग का जो व्यवस्था है। लेकिन मेजर जी जो ट्रीटमेंट इनको चाहिए, जो प्रॉपर इलाज चाहिए, ऑपरेशन होना है किसी का, तो वो नहीं करा सकते। ये मेंटल बच्चियां हैं, इनकी पुख्ता इलाज होना चाहिए, वो हम नहीं करा सकते, क्योंकि इसमें लगने वाला धन या मेडिसिन या डॉक्टर्स वो उपलब्ध नहीं है। हाँ, एक अच्छी चीज़ ये है कि डॉक्टर्स या कोई भी सिस्टम में सब गंदे नहीं, कुछ अच्छे लोग हैं, तो शायद ये जिंदगियाँ चल रही हैं। तो इनको हम प्रॉपर ओपीडी वगैरह में दिखवाते हैं, हमारा आदमी जाता है, आप देखिएगा यहाँ व्हील चेयर्स मिलेंगी, लोग मिलेंगे, डॉक्टर से हम फास्टर ट्रीटमेंट कराते हैं, वो जो हमको एडवाइस करते हैं तो हम उनको दवाएं देते हैं। पर जो हम खुद चाहते हैं इनको बेहतर इलाज मिले, वो हम देने में असमर्थ हैं। अच्छा, इन बातों को लेकर भाई साहब, जब हम वरिष्ठ लोगों से भी मिलते हैं, तो मैं किसी से शिकायत ना करते हुए एक बात ज़रूर कहूँगा कि आज अगर शहर के डीएम, शहर के एसपी, आईजी, स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी, या वो सरकारें दल या किसी के दल के नेता हों, उनको सरोकार नहीं होता, कि व्यक्तिगत स्वभाव होता है, और जब भी हम उनके पास पहुंचते हैं तो कभी 6 महीने में, साल भर में कोई अधिकारी बदल जाता है। अगर वो संवेदनाएं देते हैं, पर वो अपने आप को नीचे डाउन द लाइन छोड़ देते हैं। अच्छा, पहले पूर्व कलेक्टर इलैया राजा ने जी कुछ कार्ड बनाए थे, जी उनमें सब में आपको लावारिस और इन लोगों का पिता बना दिया। जी। उन कार्ड का क्या हुआ फिर? भाई जब कुछ 2-3 अधिकारी, मैं उनकी हमेशा रिस्पेक्ट करूंगा। एक हमारे यहाँ छवि भारद्वाज मैडम थी, उन्होंने पहली बार मुझे एक हिम्मत दी। जब आपको कोई पूछता है कि आपका दर्द कैसा है, तो मॉरली आपको सपोर्ट मिलता है। पहली बार छवि भारद्वाज मैडम से मेरी मुलाकात हुई थी, और वो भी आके यहाँ देख के गई थी। तो फिर उसके बाद भरत यादव साहब ने कोविड में एक थोड़ा सा मेरे को उनको ठीक ठाक उनका आशीर्वाद मिला, अपन सहयोग सीमाएं कर जाए। इलैया राजा साहब जब आए, तो इलैया राजा साहब ने इस पूरे दर्द को देखा। इवन यहाँ पे सुपीरियन वगैरह को बुलवाया, सबको बुलाया, पर मैंने कहा ना कि जैसे सिस्टम में है कि बोले हम आपके अधीन है या नहीं, जैसा मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूँ, तब एक सवाल खड़ा हुआ कि मैंने साहब ऐसे हजारों लोग मर चुके हैं और अभी वर्तमान में भी हैं। जब ये कार्ड बने थे भाई साहब, इनमें से मुश्किल से 5% लोग अभी हैं, और अभी आपके सामने 50 लोग से ज्यादा हैं, और इनकी मृत्यु हर 3 से 4 दिन लगभग होती है, जो हम सड़कों से लाते हैं। तो हमने कहा कि अगर उन्होंने और हमने डिस्कस किया कि इनको ट्रीटमेंट कैसे मिल सकता है। तो हमारा ये मानना था कि अगर इनकी आईडी और पहचान होगी, हम रख तो रहे हैं इनको, पर इनका जो शासन की योजनाओं का लाभ मिलने के लिए, या तो वृद्ध है तो इनको वृद्धा पेंशन मिलेगी, अगर इनका आईडी होगा, आयुष्मान होगा, तो इनको इलाज मिलेगा। तो इलैया राजा साहब ने यहाँ पे कैंप लगवाया, और वोटर आईडी सबके बने। उस वोटर आईडी में निश्चित रूप में सबको पहचान मिली, उनको एक नाम मिला। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे का नाम अपना नहीं बता पाते हैं, तो किसी का हमने राधा नाम रख दिया, तो किसी का श्याम रख दिया, तो किसी का विष्णु रख दिया, तो किसी का जोसेफ रख दिया। जो जिस नाम से मुस्कुराता नजर आया, उसको हमने वो नाम दे दिए, और यहाँ पर वोटर आईडी बने। वोटर आईडी में मैं उनका पालक बना। मैं एक 90 साल की माँ का भी पिता हूँ, और एक 17 साल की लड़की का भी पिता हूँ। आपके संज्ञान में था कि यहाँ पे 2 लड़कियाँ और थी जिनका हमने विगत वर्ष विवाह कराया था। वो लड़कियाँ हमको लावारिस सड़कों में मिली थी, और फिर उनकी हमने शादियाँ की, वो अपने परिवार में खुश हैं, उनको बच्चे भी हैं। तो ये व्यवस्था चल रही है भाई साहब। उसके बाद कुछ नया हो नहीं पाया, मैंने कई बार प्रयास किया। सरकार से आपको कोई मदद नहीं? कोई मदद नहीं है सरकार से, ना यहाँ पर। इसमें जो शहर के सफ़ेद पोश हैं, क्योंकि मैं भी इस शहर में रहता हूँ, तो टैग लग जाता है कि कभी आपसे मुस्कुराना और आपसे द्वेष, जिससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। पर दलगत राजनीति का जीवन हमेशा रहा है,
व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से किसी भी राजनेता ने मेरे इस कार्य में आकर या इनको देख कर भी मुंह मोड़ लिया है। तो मुझे ऐसा कोई तो अभी तक नहीं मिला है। और बस हाँ, ये बात ठीक है कि आपको समाज से बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेगी जिनको आप जानते भी नहीं हैं, पर आपके बारे में लोग आर्गू करते हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसा हो, पर हमसे कोई 1 to 1 करता नहीं, ना बताता है कि भाई हमारी गलती क्या है या हम जो कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने अपने पिता की प्रतिमा तो नहीं लगवा ली है, और ना मैंने महल 2 महल बना लिए हैं, और आपका कभी कोई सरोकार रहा हो तो आप बिल्कुल बताएं। तो ऐसा भी नहीं है। तो अगर इनके लिए भी करना है तो मैं बिल्कुल वैसे मैं चाहता हूँ, इसका नाम मोक्ष नहीं, जो रखना रख दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मोक्ष से, पर इनकी व्यवस्थाएं बने। आज हमारे जबलपुर शहर में सैकड़ों लोग, अभी तो कम है, इससे ज़्यादा लोग, एक मेरा बड़ा सवाल था, हो सकता है इससे बहुत लोगों को दर्द हो। आप देखिएगा अभी ठंड का दौर है, तो नगर निगम के पास 5 रैन बसेरा शहर में वर्तमान में लई हुए हैं। आप देखिएगा अभी आए दिन आएगी खबरें कि नगर निगम में सड़क के लोगों को उठाया गया और उनको नगर निगम में रैन बसेरा में रखा गया। जब नए नगर निगम के रैन बसेरा बन नहीं रहे हैं और आप सैकड़ों लोगों को ले जाकर रख देते हैं और फिर वो सड़क में जाते हैं, तो वो जाते कहाँ हैं? प्रोमाइसिस आपके पास है नहीं, लोग हैं, रात में आपने रखा, दूसरे दिन फिर उठा के आपने उनको रख दिया, आपका फोटो हो गया, आपका मैसेजिंग हो गया। भारत में या जबलपुर मध्य प्रदेश में किसी भी रैन बसेरा में व्यक्ति को खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। रैन बसेरा में जो सुविधा है वो 24 घंटे रखने के बाद जाने की व्यवस्था है। तो अगर आपने रख भी लिया तो लावारिस आदमी खाएगा क्या, वो लेगा क्या, इलाज क्या होगा उसका? तो ये बड़ा एक अच्छा मजाक है जिसको पल पल देखते हैं पर कह देते हैं, इसलिए बुरे बन जाते हैं। दोस्तों, मानव सेवा के संकल्प और एक बच्चे ने जिस तरीके से 12-14 साल की उम्र में या 12वीं कक्षा में पढ़ते हुए जब पहली बार एक पीड़ा महसूस हुई और एक संकल्प के साथ काम शुरू किया, ठीक है, अपनी तरह से एक ये सेवा का काम शुरू हुआ, लेकिन बहुत से सवाल हैं। आपके सदन में बैठकें होती हैं, विधानसभाओं में चर्चा होती है, पर इन लोगों के बारे में चर्चा नहीं होती जो सड़कों पर लावारिस होते हैं और उन्हें कोई संस्था रखती है। तो उसके लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ व्यवस्था होना चाहिए। सरकार संवेदनशील है, ये कह देना बहुत आसान है, पर जब आके यहाँ देखो तो समझ में आता है कि वह संवेदनशील होना जो सदन में दिखाया जाता है वो ज़मीन पे नहीं है। आशीष ठाकुर से चर्चा की, बहुत चर्चा है, दर्द ही दर्द हो, लेकिन यहाँ कुछ न कुछ मुस्कुराहटें भी हैं जो आशीष इन लोगों में बांटते हैं, जिनके कोई नाम नहीं, कोई पते नहीं, जिनके परिवार के लोग उन्हें लेने नहीं आते, वो आशीष को देख के अपना बेटा, अपना परिवार का सदस्य महसूस करते हैं। आशीष भाई बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेडिकल हॉस्पिटल है, बहुत से लोग मरीज आते हैं, उनके परिजन आते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्थाओं के लिए भी कहीं ना कहीं आप कुछ प्रयास करते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भाई साहब, 2014 की बात है ये, 13-14 की। तो उस समय पे मैं लावारिस लोगों को कर रहा था, पर मैं देख रहा था कि बाहर से हमारे महाकौशल में मतलब शहर गोले, टारसी, बालाघाट, छिंदवाड़ा से लोग इलाज करने आते थे। पर एक आदमी के साथ जो भावनात्मक है, तो 5-5, 10-10 लोग आ रहे हैं, उनको भोजन नहीं, खाने की व्यवस्था नहीं। तो हमने एक सूर्य प्रसाद के नाम पे भोजन शुरू किया था। निश्चित रूप में कुछ लोग फिर जुड़े मेरे साथ, तो हम यहाँ पर एक कैंपस है जहाँ पर सूर्य मंदिर है, यहाँ हमने भोजन व्यवस्था शुरू की और हम इसको सप्ताह में 3 दिन चलाते थे। और हमने इसकी बड़ी शुरुआत की, लोगों ने मदद की, तो हम लोग खिचड़ी बनाने लगे। तो कभी दाल, कभी खिचड़ी, कभी ऐसे करके, तो हम 7 के 7 दिन भोजन बनाते थे। ये सिलसिला चलता रहा 2019-20 तक। और आज भी हमारे पास जिनको ऐसे बहुत सारे लोग हैं, धर्म स्वावलंबी हैं कि वो स्वयं खाना बनाना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ से उनको एक वक्त का कच्चा या पक्का राशन वो ले सकते हैं। कोई स्वयं धर्म के अनुरूप है तो अपने दाल चावल का यहाँ से 1 गिलास में उसको चावल, आधी गिलास दाल और 1 गिलास आटा, जो उसकी योग्यता अनुसार की उसकी जो अवस्थाएं हैं, उसको हम कच्चा रॉ मटेरियल देते, कभी भी कोई ले सकता है। यहाँ पर एक कंबल बैंक हम चलाते हैं, जो जन से उसको अगर हम कंबल दे जाए या वस्त्र दे जाए, रविवार के रविवार हम पुराने कपड़े जो भी हम लोगों से कलेक्ट करते हैं वो उन लोगों को बांटते हैं। और यहाँ कोई भी आदमी आके अगर इलाज कराने आए हैं तो कंबल ले जा सकता है और वो यहाँ के वापस भी कर दे। कई लोग ले जाते हैं, गरीब हैं, तो उससे गिला नहीं, पर ईश्वर व्यवस्था करते हैं, तो हम यहाँ से ऐसी हर वो मदद कर पाते हैं जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है। आज भी हमारे भारत में 10-20 रुपए के लिए लोग परेशान हैं, ऐसी जिंदगियां हैं, पर यहाँ आकर निश्चित रूप में उसे हर वो लाभ मिल पाता है जो ईश्वर आपको ठंड में कंबल दे दे या भूख में 2 निवाले दे दे। तो एक माध्यम बनने के प्रयास जारी हैं। इसके बाद बहुत सारे लोगों की संस्थाओं के भी भोजन यहाँ वितरित होते हैं,
पर अभी भी आप जब बाहर निकलेंगे तो यहाँ बाल्टियों में भोजन होगा। रात के 10:30-11 बजे तक भी अगर किसी को भोजन नहीं मिला है तो वो यहाँ के खाना ले जा सकता है। और हमारे मोक्ष में आप देख ही चुके हैं कि 2 वक्त का खाना बनता है। सबसे अपील यही है कि भाई आप आदमी मतलब हमारे यहाँ आना पसंद शायद इसलिए नहीं करता कि हमारे पास जो लोग हैं या तो वो गंदगी में है, गंदगी में मतलब उनका जीवन ही गंदा है, सड़े गले मरे हुए लोग हैं मेरे पास, तो वो जीवन की आखिरी बूंदों को तरस रहे हैं और इसलिए उस मोक्ष के प्रयास है कि ये चलता रहे। जो जानकारी दी आशीष ने, निश्चित तौर पर इन लोगों का, इनके सांसों के रिश्ते हैं, इनके परिवार ने इनको छोड़ दिया है, लेकिन एक उम्मीद है कि वो दिन अपना गुजार रहे हैं, अपनी दर्द से निजात पाने के प्रयास में भी हैं और मोक्ष संस्था उनको अपना समझते हुए उनका उपचार भी कर रही है, उन्हें भोजन भी दे रही है। एक बात ये ज़रूर है कि मैं फिर कहूँगा कि कुछ अच्छे लोग ज़रूर हैं, ये कारवां चल रहा है, उनकी कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है या इन लोगों की आत्माएं हैं जो हमें जीवित रखती हैं। और एक बड़ी बात आपको भी जानकारी है कि कई बार कितनी बाधाएं आई हैं और आ रही हैं, पर ईश्वर चलाया जा रहा है, तो वो शायद नीति है उसकी या इनका कर्म है जो मुझे यहाँ तक घसीटता जा रहा है और मैं चलता जा रहा हूँ ये निश्चित रूप में। तो मैं ईश्वर से और आप लोगों को बहुत धन्यवाद करूँगा। कुछ तो मेरे जाने के बाद कोई ऐसे रास्ते निकले, क्योंकि शुरुआत को एक अच्छा खासा अरसा बीत चुका है, मतलब मेरे सफ़र के खुद अगर मैं सेवाओं के 25 साल गिनूँ तो ये बीत चुके हैं, पर व्यवस्थाएं लालटेन से लाइट तक कहीं ज़रूर, पर सप्लाई अभी भी बाकी है, तो कुछ ऐसा होना चाहिए। दोस्तों ये बात है, ये दिल से निकलती है, आशीष भाई ने कही। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं और निश्चित है कहीं ना कहीं कोई एक जरिया, कोई एक सूरज इधर भी आएगा जो इस तरह की व्यवस्थाओं में का जो अंधेरा है उसको दूर करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सर धन्यवाद भाई साहब, बहुत धन्यवाद।